यूजीसी के अभी 2026 के इक्विटी गाइडलाइंस आए हैं, जिसकी वजह से दिस केओस ऑल अराउंड, दिस केओस इन द कंट्री। एंड आई थिंक जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, उन्होंने यूजीसी के गाइडलाइंस को नहीं पढ़ा है। वो या तो किसी और की सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन पे बिलीव कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दुनिया भर की फ्लोट कर रही है सिस्टम में। I think it is very important for us to actually go sit and patiently read every single word that's written in those guidelines. इन गाइडलाइंस की वजह से अनरिजर्व्ड कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। ठीक है, सो लेट अस रीड दीज गाइडलाइंस एंड कि देखते हैं इनमें ऐसा क्या लिखा हुआ है और जो हम सुन रहे हैं वो सच में सही है या वो गलत है। यूजीसी इन गाइडलाइंस में बहुत क्लियरली अपना ऑब्जेक्टिव बता रहा है। यूजीसी कह रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव है टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और डिसेबिलिटी, particularly against the members of scheduled caste, scheduled tribes, socially and educationally backward classes, economically weaker section, persons with disability or any of them, and to promote full equity and inclusion amongst the stakeholders, जिस स्टेक होल्डर्स को उसने लेटर ऑन स्पेसिफाई किया है, जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ आता है, टीचिंग स्टाफ आता है, इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ बिल्कुल सही बात है, जो भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इंटेंशन बिल्कुल सही है। यहाँ लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि पर्टिकुलरली अगेंस्ट, ठीक है, ये जो पर्टिकुलरली अगेंस्ट जो टर्म है, ये बहुत ही नॉन इंक्लूसिव साउंड हो रही है उनको, कि व्हाट इफ अगर ये डिस्क्रिमिनेशन जितना भी मेंशन यहाँ पे किया हुआ है, हर तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अगर उनके खिलाफ हो रहा है, तो क्या ये गाइडलाइंस तब भी वैलिड है? क्या जब व्हेन दे आर द विक्टिम्स, क्या तब भी सेम प्यूनिटिव एक्शंस लिए जाएंगे? हाँ या ना? ये उनका मेन क्वेश्चन है। ठीक है, अब बाकी उन्होंने गाइडलाइंस में डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस बताई गई हैं कि इक्विटी से क्यों क्या मतलब है उनका। जैसे उन्होंने प्रोविजंस दिए हैं इक्विटी कमिटी सेटअप करने के लिए। उन्होंने कहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स होने चाहिए, इक्विटी हेल्पलाइंस होने चाहिए। ये सब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स और वेरी बेसिक थिंग्स। इनमें कुछ भी ऐसा गलत बात, उल्टी सीधी बात नहीं है। ठीक है, अब वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स की बात कर रहा है, और जब वो इक्विटी कमेटी की बात कर रहा है तो उसमें वो कह रहा है कि जो 10 मेंबर कमेटी है, ठीक है, उसमें कौन कौन होने चाहिए। ठीक है, जो भी इस केस को, इन सब चीज़ों को रिव्यू करेगी, वो मेंबर्स कौन होने चाहिए। तो देयर इज़ अनदर मिस इन्फॉर्मेशन दैट्स फ्लोटिंग, जो ये कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी का उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो व्हेन यू रीड इट, यूजीसी ने ऐसे कुछ नहीं बोला। ठीक है, सो व्हेन जब आप रीड करोगे आपको पता चलेगा। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहला, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। ठीक है, अब ये इसकी कैटेगरी क्या होगी, इसकी जात क्या होगी, यहाँ कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, इसका जेंडर क्या होगा, कुछ मेंशन नहीं है। पहला मेंबर है ये। 3 प्रोफेसर्स ऑब्लिक सीनियर फैकल्टी मेंबर्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एज मेंबर्स। ठीक है, 3 सीनियर प्रोफेसर्स और या फिर फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, उनका भी जेंडर, जात कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, ये 4 मेंबर हो गए। ठीक है, टोटल। अब 1 स्टाफ मेंबर अदर देन अ टीचर ऑफ हायर एजुकेशन एज मेंबर्स, इसका भी कुछ मेंशन नहीं है। 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस एज मेंबर्स, इनका भी कुछ मेंशन नहीं है। 2 students representatives to be nominated based on the academic merit, excellence in sports performance or in co-curricular activities as special invitees, इनका भी कुछ mention नहीं है। The coordinators of the Equal Opportunity Center shall act as the ex officio member secretary, कुछ भी mention नहीं है। 7th पॉइंट में इन्होंने क्या मेंशन किया है, द कमिटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वेमेन। इन्होंने ये मेंशन किया है जो भी ये कमेटी बनेगी, इसमें इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और वो यहाँ कितना होना चाहिए वो भी नहीं बताया, पर बोला है कि इनका रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की के बोलती है कि मेरे साथ ये हो रहा है,
तो ऑफ कोर्स उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए एक औरत होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक एससी एसटी ओबीसी बोल रहा है यार मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो एक मेंबर वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर अ, एक अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा बोल रहा है यार मेरे साथ ये हो रहा है, तो उनका भी मेंबर वहाँ होना चाहिए। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उनका मेंबर नहीं होगा। मुझे भी ये बात की बहुत गलत फहमी थी अभी तक कि यार रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करी, पर उन्होंने ये भी नहीं कहा ना कि उनमें से कोई रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं। इट इज़ नॉट मैंशनड हियर। तो प्लीज़ आप ये सब बातों में, भ्रम में, इन सब चीज़ों में नहीं आए, ठीक है। वेयर एज आई कंप्लीटली बिलीव एंड आई ऑल्सो आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन दैट आज के टाइम में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के प्रति नहीं होता या जाति के प्रति नहीं होता, वो सभी के प्रति होता है, ठीक है। बट हाँ, हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक पिछड़ा हुआ वर्ग है जिसके प्रति ज़्यादा होता है, ठीक है। ये इक्वलिटी रेगुलेशंस हैं, ये आई ऑल्सो बिलीव कि ये बहुत ही ज़्यादा इंक्लूसिव इन नेचर होने चाहिए कि हाँ ठीक है, किसी भी जाति के प्रति इस तरीके की अगर कोई चीज़ हो रही है यूनिवर्सिटी कैंपस के अ, अंदर, तो वो दंडनीय है। वो इस अपराध की उनको सज़ा मिलनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। किसी तरीके की फेक कंप्लेंट्स होती हैं या फेक खून, गरम खून है, जोश में गलत एक्शन कर देते हैं, कुछ कर दिया ऐसा, तो डर उनको भी होना चाहिए कि यार अगर हमने गलत कुछ ऐसा किया तो भैया आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप हाथ झाड़ के आगे चल दोगे, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ होनी चाहिए।